हेलो एवरीवन। MA08 सब्जेक्ट कोड का हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम की एनर्जीज़ के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एनर्जीज़ को हम बेसिकली दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टोटल एनर्जी और दूसरा है एनर्जी इन ट्रांजिट। टोटल एनर्जी जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं, उस बेसिकली दो फॉर्म से मिलकर बनी हुई होती है। पहली है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में आती है इंटरनल एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक में आती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इन ट्रांजिट में वह एनर्जी जाती हैं जो कि किसी भी सिस्टम जब वो किसी प्रोसेस के थ्रू जाता है तो उसमें वह ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे कि हीट और वर्क। सबसे पहले हम टोटल एनर्जी को लेते हैं। टोटल एनर्जी क्या होती है, हम सभी जानते हैं। एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। द एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन न्यूमरस फॉर्म्स लाइक थर्मल, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। द सम ऑफ ऑल दीज कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसे हम कैपिटल U से डिनोट कर रहे हैं। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द बॉडी। इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड विद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज। इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जूल्स के एक्सपेरिमेंट के अनुसार इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फलन होती है। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बराबर mCv/dt, जहाँ पे m जो है मास है फ्लूइड का, Cv है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और dt क्या है टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। दिस इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द सिस्टम। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर mv²/2 से हम ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ m जो है मास है kg में, v जो है वो वेलोसिटी है। फिर है पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ द सिस्टम इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके लिए ज्ञात करने के लिए हम सूत्र स्थापित करते हैं mg/z। यहाँ पे m जो है मास है kg में, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और z जो है वो डेटम हाइट है, पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई पे वह सिस्टम है ना। तो वो जो दूरी है, ऊंचाई, वह z है। अब हम एनर्जी इन ट्रांजिट की बात करते हैं, हीट एनर्जी की। तो हीट एनर्जी के दो रूप होते हैं। पहली है लेटेंट हीट, दूसरा है सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, इसे हम गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। यह वह ऊष्मा होती है जो कि किसी भी सिस्टम जिसका मास 1 kg है, उसका फेस चेंज करने में जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है किलो जूल में, तो वह लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है। सेंसिबल हीट क्या होती है, किसी भी 1 kg पदार्थ का 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने में जो ऊष्मा हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है किलो जूल में, वह सेंसिबल हीट कहलाती है। एंथैल्पी क्या होती है, यह कई प्रॉपर्टीज़ का जोड़ होती है, युग्म होती है। इसे हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। यह टोटल हीट भी कहलाती है किसी सिस्टम की। तो यह इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी का सम होती है। इंटरनल एनर्जी U प्लस PV क्या है, फ्लो एनर्जी। दाब और आयतन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह फ्लो एनर्जी कहलाती है सिस्टम की। इसे हम H से डिनोट करते हैं और इसकी इकाई है किलो जूल पर kg। फिर हम बात करते हैं ऊष्मा की। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा जो होती है वह अगर किसी सिस्टम के और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो ऊष्मा ऊर्जा प्रवाहित होती है। और हम ये जानते हैं कि प्रकृति में ऊष्मा हमेशा हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। लेकिन अगर उल्टी दिशा में, मतलब लो बॉडी टेम्परेचर से हाई बॉडी टेम्परेचर की तरफ जब हमें हीट को फ्लो कराना है तो उसके लिए किसी बाहरी कार्य की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल वर्क हमें सिस्टम को देना पड़ता है। और हम वर्क की बात करते हैं, कार्य किस प्रकार की ऊर्जा है। The work is defined as the energy transfer across the system boundary other than heat.
है ना। अब वो कार्य कई प्रकार से हो सकते हैं, मैकेनिकल वर्क भी हो सकता है, केमिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क। तो थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है? थर्मोडायनेमिक वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम बिकॉज ऑफ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज। किसी भी प्रकार से अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम की चेंज हो रही है तो वर्क ट्रांसफ़र होगा, थर्मोडायनेमिक वर्क। अब थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है वो हम दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो नॉन फ्लो वर्क और फ्लो वर्क। नॉन फ्लो वर्क क्लोज सिस्टम में होता है। क्लोज सिस्टम में अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो जो वर्क होगा उसे हम नॉन फ्लो वर्क कहेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई, जिसका दाब P है और उसके ऊपर एक पिस्टन लगाया गया है। गैस जो है पिस्टन के ऊपर अपना दाब बना रही है और गैस जो है किसी प्रकार से अपनी गैस पिस्टन के ऊपर प्रेशर P लगा रही है। अब पिस्टन का एरिया मान लो है, से क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो एरिया A पे अगर P दाब लग रहा है तो जो बल है उसे हम F से डिनोट करेंगे और इस बल के कारण पिस्टन ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है ds दूरी तक। तो कितना वर्क गैस ने पिस्टन पे करा वो हम ज्ञात कर सकते हैं F इंटू ds से। अब F जो है फोर्स को हम दाब इंटू क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से A और ds एरिया और दूरी डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लिकेशन आयतन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि नॉन फ्लो वर्क इक्वल्स टू P इंटू dV, दाब और चेंज इन वॉल्यूम। तो इस प्रकार से हम नॉन फ्लो वर्क ज्ञात कर सकते हैं। अब फ्लो वर्क के लिए, फ्लो वर्क हम बेसिकली ओपन सिस्टम में अगर वर्क ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम फ्लो वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर एक ओपन सिस्टम हमने एज्यूम करा है जिसमें एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है। अब इस सिलेंडर के आर पर, बाउंड्री के आर पर मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी भी वर्क के रूप में ट्रांसफ़र हो रही है। वर्क कहाँ लग रहा है? यहाँ पे इनलेट, सिलेंडर को जो इनलेट है और आउटलेट, जहाँ से गैस अंदर और बाहर जा रही है, वहाँ पे दो पिस्टन लगाए गए हैं जो कि एक निश्चित मात्रा में ही गैस को सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं और निश्चित मात्रा में ही गैस को बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से सिलेंडर में कंट्रोल वॉल्यूम को मेंटेन करा गया है। अब मान लो कि पिस्टन, इनलेट पे जो पिस्टन है उस पर दाब P1 लग रहा है गैस के द्वारा और सिलेंडर का जो पिस्टन 1 का जो एरिया है वो A है ना, और V1 आयतन है जो कि डिस्प्लेस हो रहा है। इसी तरह से P2 दाब आउटलेट पे पिस्टन पे बना रही गैस और कितना आयतन स्थापित हो रहा है वो है V2। तो इस प्रकार से हम इनलेट पे जो कार्य किया गया है गैस के द्वारा पिस्टन पे वो ज्ञात कर सकते हैं P1 इंटू V1 से। और इसी प्रकार से आउटलेट पे पिस्टन पे जितना कार्य गैस के द्वारा किया गया वो है P2 इंटू V2। ठीक है। अब हम बात करते हैं हीट और वर्क एनर्जी इन ट्रांजिट्स की, इनके बीच में कंपैरिजन। तो सिमिलरिटी तो इन दोनों में यही है कि ये एनर्जी फॉर्म्स है, एनर्जी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो है पाथ फंक्शंस होती हैं, है ना। डिसिमिलरिटीज़ में हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है और वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी होती है। लो ग्रेड किस लिए कहते हैं हीट को? क्योंकि हीट को पूरी तरह से हम कार्य में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कुछ मात्रा में हीट रिजेक्ट हो जाती है, जबकि कार्य को हम किसी न किसी रूप में कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे डिफरेंट लॉज के बारे में। तो जैसे कि प्रकृति में जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वह 3 प्रकार के फेस चेंज कर सकते हैं। 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर कोई सब्सटेंस एक फेस में है तो उसको सिंगल फेस सब्सटेंस कहते हैं। अगर 2 फेस में है, जैसे कि एग्जांपल है स्टीम, वेट स्टीम जो होती है वह लिक्विड प्लस गैसेस फॉर्म होती है तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और 3 फेस सब्सटेंस भी हो सकता है। तो अभी हम केवल सिंगल फेस की बात करेंगे, मतलब कि हम कोई सब्सटेंस एग्जांपल के रूप में लेंगे वो है गैस, है ना। तो कोई भी सब्सटेंस अगर हीट रिजेक्ट रिसीव करता है तो उसकी प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ जिसे दाब, आयतन और टेम्परेचर, है ना। तो अब इन तीनों प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो रिलेशन है
वह हम स्थापित करेंगे। वो रिलेशन एक इक्वेशन के रूप में आएगी जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, है ना। तो उसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक लॉज पढ़ेंगे, गैस लॉ। जो पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अनुसार समान तापमान पे अगर कोई गैस समान तापमान पे उसका कंप्रेस कराया जाता है, एक्सपांड करी जाती है, तो अगर उसका दाब बढ़ रहा है तो उसका आयतन घटेगा। मतलब कि दाब और आयतन दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। तो हम लिख सकते हैं PV बराबर कांस्टेंट, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/V, है ना, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ। ये कहता है कि अगर किसी गैस का दाब जो है वो समान रखें तो आयतन और तापमान दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कि अगर आयतन बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ रहा है तो आयतन भी बढ़ेगा, है ना। तो इन दोनों लॉज को वैसे तो कोई भी रियल गैस जो है वह कोई भी फॉलो नहीं करती है। तो इन दोनों लॉज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें परफेक्ट गैस इक्वेशन मिलती है, PV/T बराबर कांस्टेंट। अब हमने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन, उसको हटा के हमने कांस्टेंट यहाँ पे रखा है R, कैपिटल R, जिसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, है ना। इसकी वैल्यू जो होती है वह अलग अलग डिफरेंट गैसेस की अलग अलग होती है। जैसे कि 0.287 एयर के लिए होती है 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन। वैसे जनरल जो रियल गैसेस होती हैं वो कोई भी इसी गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है ना, केवल इसलिए हम इस इक्वेशन को जो है आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अब जो रियल गैसेस होती हैं उनके लिए मॉडिफाइड गैस इक्वेशन बनाई गई है फॉर बेटर अप्रॉक्सीमेशन। तो पहली जो आती है वो है कंप्रेसिबिलिटी इक्वेशन, वो है PV = ZRT। यहाँ पे Z जो है वो कांस्टेंट लगाया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दूसरी इक्वेशन है वैन डर वाल्स इक्वेशन, जिसके अनुसार P + A/V², V - B बराबर RT होता है। जहाँ पे A और B, ये A जो है फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स है और B है फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरा एक लॉ है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। इसके अनुसार इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। मतलब कि इसके अनुसार M बराबर, M क्या है, मास ऑफ गैस kg में, बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, M बराबर N × M। तो अब ये जो वैल्यू है वो हमने परफेक्ट गैस इक्वेशन में रखी। परफेक्ट गैस इक्वेशन हम जैसे देख चुके हैं, PV = MRT होती है। M की जगह अब हमने स्मॉल n और कैपिटल M रखा, है ना। तो अब हम M और R जो देखेंगे ये क्या कहलाएगा, इसे अब हम बोलेंगे कैपिटल RU, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो होती है 8.3143 किलो जूल पर kg मोल केल्विन। ये सभी गैसेस के लिए सेम वैल्यू होती है। तो एक एक्सप्रेशन हमें मिला, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बराबर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास।